नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रणाम देवभूमि। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत देहरादून से महत्वपूर्ण खबर के साथ। सीएम पुष्कर सिंह धामी का हल्द्वानी दौरा। आज एक दिवसीय भ्रमण पर जाएंगे सीएम धामी। सर्किट हाउस काठगोदाम में अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी का खास दौरा। आज एक दिवसीय भ्रमण पर जाएंगे सीएम धामी, जिस दौरान वो काठगोदाम में अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे सर्किट हाउस में, और बड़े दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी का हल्द्वानी का आज दौरा, जिस दौरान काठगोदाम में अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक है। एक दिवसीय उनका ये भ्रमण बताया जा रहा है हल्द्वानी का, जिस दौरान सर्किट हाउस में काठगोदाम में अधिकारियों के साथ बैठक महत्वपूर्ण रखी गई है। इस बैठक में विकास कार्यों से जुड़े निर्णयों को लेकर निर्देश सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सुरक्षा में तैनात सुरक्षाकर्मी प्रमोद रावत ने सीएम आवास में खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। मामले की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक टीम से जुड़े अधिकारी, एसएसपी देहरादून, आईजी गढ़वाल समेत पुलिस के आला अफसरान मौके पर मौजूद हैं। इस पूरे मामले पर मीडिया से जानकारी साझा करते हुए डीजी अभिनव कुमार ने बताया है कि मौत के कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक जांच के बाद ही लग पाएगा। यहाँ सुरक्षा ड्यूटी में तैनात एक कमांडो की डेथ हो गई है और घटना की सूचना मिलने पे पुलिस अधिकारी भी और हमारे जो सुरक्षा अधिकारी हैं ये लोग सब वहाँ पहुँचे। तो यही पाया गया है कि संभवतः उसकी अपनी AK-47 राइफल से उसकी गोली लगी है उसको। और अभी इस बात की हम जांच पड़ताल कर रहे हैं कि ये आत्महत्या का मामला है या एक्सीडेंटल फायरिंग का मामला है, क्योंकि अभी उसको जो प्रथम दृष्टया जो हमने देखा है तो उससे क्लियर नहीं है कि क्या एग्जैक्टली क्या है। गोली उसके नीचे, गर्दन के नीचे लगी है। और तो अभी वहाँ फोरेंसिक की टीम भी जांच पड़ताल कर रही है और आईजी गढ़वाल और एसएसपी देहरादून, एसपी सिटी सभी वहाँ मौके पे। अतिक्रमण के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा की जा रही कार्रवाई अब नदियों के किनारे हो रखे अतिक्रमण पर भी शुरू होने जा रही है। 23 अलग अलग स्थानों का चयन किया गया है, जिसमें नदी और नाले शामिल हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है, राज्य सरकार अतिक्रमण के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम कर रही है और डेमोग्राफी में जो चेंज हुआ है उसे ठीक करने के लिए राज्य सरकार कृत संकल्पित है और तेजी से इस अभियान को आगे बढ़ा रही है। उत्तराखंड की धामी सरकार लगातार अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई कर रही है। गुरुवार से 23 नदियों के किनारे हुए अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी ने कहा है कि प्रदेश सरकार लगातार अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, जिसकी शुरुआत पछवादून से हो चुकी है। वहीं कांग्रेस ने राज्य सरकार के अतिक्रमण हटाओ अभियान को लेकर खासा तंज कसा है। कांग्रेस की माने तो बरसात का सीजन लगभग शुरू हो चुका है। ऐसे में नदियों के किनारे बसे लोगों को राज्य सरकार कैसे आनन फानन में शिफ्ट कर सकती है। कांग्रेस की प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने राज्य सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि नदियां किनारे ऐसे तमाम डेंजर जोन पर बसे लोगों को बरसात से पहले ही हटाया जाना चाहिए था, न कि ऐसे मौसम में फुटबॉल की तरह उन्हें अतिक्रमण के नाम पर लात मारनी चाहिए। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि G20 बैठक उत्तराखंड के रामनगर और नरेंद्र नगर में सकुशल संपन्न हुई है। इन बैठकों से उत्तराखंड को बड़ा लाभ हुआ है। देश दुनिया में उत्तराखंड का नाम रोशन हुआ है। उत्तराखंड में अगली बैठक जो कि जून में होनी है, उसके लिए भी तैयार हैं और अधिकारी तेजी से बैठक को सकुशल संपन्न करने के लिए कार्यों में जुटे हुए हैं। G20 की दोनों ही बैठकें, पहली बैठक रामनगर में और दूसरी बैठक रामनगर में जो हुई है, दोनों ही बैठकों पर पूरे देश दुनिया में उत्तराखंड की तरफ सबका ध्यान गया है और हमारे यहाँ की जो विशिष्टताएं हैं, यहाँ की संस्कृति है, यहाँ का जो मातृशक्ति के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में, ग्रामीण विकास के क्षेत्र में जो काम हुआ है, उनको सब देश दुनिया के लोगों ने आकर देखा है। निश्चित रूप से हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उनके कारण से हमको 3 बैठकें यहाँ मिली हैं
एक बैठक अभी शेष है, वो बैठक भी शानदार होगी। लक्सर में भारत बैंकेट हॉल परिसर में जियो फाइबर सेवा का शुभारंभ कर दिया गया है। इस दौरान उद्घाटन कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष चौधरी राजेंद्र सिंह और लक्सर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक संजय गुप्ता के अलावा कई जानी मानी हस्तियां भी शिरकत करने के लिए पहुंची। बताते चले कि जियो फाइबर में ग्राहकों को हाई स्पीड इंटरनेट के अलावा अनलिमिटेड लैंडलाइन कॉल्स और OTT एप्लीकेशन जैसी कई आकर्षक सुविधाओं से लैस प्लेटफॉर्म्स इन दिनों बड़ी संख्या में डिमांड बन रहे हैं और जियो फाइबर शून्य प्रवेश लागत पर ही उपलब्ध कराया जा रहा है। श्री नपेंद्र चौधरी जी, जो बहुत ही सामाजिक कार्यकर्ता हैं और हमारे भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं, उनके द्वारा लक्सर क्षेत्र के चहुमुखी विकास के लिए यहाँ जियो फाइबर का आज उद्घाटन हो रहा है। इससे क्षेत्र में एक डिजिटल क्रांति आएगी और ये बहुत ही चीपेस्ट है, सबको इसका लाभ मिलेगा और इस क्षेत्र का विकास। देहरादून में टूरिस्ट की पहली पसंद और हिल एरिया चक्राता को टाउनशिप बसाए जाने की घोषणा के बाद इसका प्रस्ताव भी कैबिनेट में पास हो चुका है। इस महायोजना का मास्टर प्लान तैयार करने के लिए 2 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इस बीच बीजेपी नेता रामशरण नौटियाल ने सीएम धामी का आभार जताया है। उन्होंने बताया कि वो कई सालों से चक्राता को टाउनशिप दिलाए जाने की मांग को लेकर प्रयासरत थे और आखिरकार सीएम धामी ने अपनी घोषणा पर मोहर लगाते हुए चक्राता की जनता को सौगात दी है। मैंने कहा 2 तरह की भूमि है वहाँ, एक सरकारी भूमि है और एक ओनरशिप लैंड है। ओनरशिप लैंड वो है जो कुछ लोग खेती कर रहे हैं, कुछ नहीं भी कर रहे हैं, उसी पर जो है टूरिज्म का ज़्यादा काम होना है। दूसरी सरकारी भूमि है तो कुछ बंजर है जो बैरन है, जिसमें कोई पेड़ नहीं है, कोई पौधे नहीं है, उस पर सरकार अपनी सरकारी जो योजना है वो बनाए। एक भूमि ऐसी जो वन भूमि है वो इंटैक्ट है पूरी, वहाँ छेड़छाड़ का कोई सवाल ही नहीं है, वहाँ तो एक टहनी तक काटने की इजाजत नहीं है। मैंने कहा 2 तरह की भूमि है वहाँ, एक सरकारी भूमि है और एक ओनरशिप लैंड है। मसूरी से यमुनोत्री और कैंपटी फॉल जाने वाले मार्ग का हाल बदहाल है। मुख्य सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हो रखे हैं जिससे गाड़ियां अनियंत्रित हो रही हैं। वहीं कई दोपहिया वाहन अनियंत्रित होकर क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिसमें सवार कई लोग चोटिल हो चुके हैं। परंतु राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारी इसको लेकर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, जिससे लोगों में भारी आक्रोश है। साथ ही स्थानीय लोगों ने कहा है कि कैंपटी फॉल जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग को जल्द ठीक कराया जाए, जिससे कि लोगों को आवाजाही में दिक्कत न हो। सर ये 2 महीने से यही हाल है। जब से इन्होंने पाइपलाइन बिछाई, ये रोड ऐसी है, ऐसा लग रहा है ये हाईवे नहीं है, ये किसी गली की रोड है। आप देख लीजिए, यहाँ पे गाड़ियों के टायर फंस रहे हैं। मेरे सामने अभी स्कूटी वाले गिर गए यहाँ पे, है ना, अभी एक ऑल्टो वाला के टायर फंस गए यहाँ पे। बहुत बुरे हाल है। ऐसा लग रहा है कि इस शहर में कोई देखने वाला नहीं, कोई अथॉरिटी नहीं है, चाहे नगर पालिका हो चाहे जल संस्थान हो। ऐसा लग रहा है किसी कोई जिम्मेदारी ही नहीं है। जो पानी की लाइन डाली थी और यमुना वाली जो पानी की लाइन है अभी शुरू की है, तो उसके बाद से इसको उन्होंने बनाया ही नहीं है। उसके बाद बारिश के बाद यहाँ पर ऐसा हाल है कि कल यहाँ पर 2 आदमी गिरे भी, आज भी गिरे स्कूटी में। बहुत बुरा हाल है, यहाँ पर चलने लायक नहीं है, गाड़ी तो दूर की बात है। आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े गड्ढे पड़े हैं और ये देख लीजिए। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौटेला ने कांग्रेस कार्यालय देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ज्योति रौटेला ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण ढंग से अपना प्रदर्शन कर रही महिला पहलवानों के खिलाफ तुरंत ही FIR दर्ज कर दी जाती है, जबकि शोषण के आरोप लगने पर भी बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई सरकार नहीं करती है। ज्योति रौटेला ने सरकार को 5 दिन का अल्टीमेटम दिया है। अगर बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो महिला कांग्रेस प्रदेश में CM और दिल्ली में PM आवास को घेरने का काम करेगी। पूरे देश में महिला कांग्रेस आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और उसका जो महिला पहलवान है और जिस तरीके से उनके साथ ये सरकार अन्याय कर रही है, उनकी बात नहीं सुन रही और उनका जो केस है, जो उनका अपराधी है बृजभूषण शरण, उसको बचाने की कोशिश
जिस तरीके से सरकार कर रही है उसके खिलाफ आज हम लोगों ने ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। इसके माध्यम से हम सरकार को ये बोलना चाहते हैं कि जो महिला रेसलर हैं जो इस देश के लिए मेडल जीत के लाई हैं, और जब उन्होंने आपके एक सांसद और जो फेडरेशन के अध्यक्ष भी हैं बृजभूषण शरण, उनके खिलाफ शोषण का आरोप लगाया, तो सरकार ने उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं करी? जब तक वो कोर्ट नहीं गए, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर नहीं करा, तब तक उसमें एफआईआर रजिस्टर्ड क्यों नहीं हुई? पूरे देश में महिला कांग्रेस आज विश्व प्रसिद्ध जागेश्वर धाम में मानस खंड को लेकर अब तैयारियां तेज हो गई हैं, जिसको लेकर मास्टर प्लान की कवायद तेज हो गई है। जागेश्वर पहुंची जियोलॉजिस्ट की टीम ने जागेश्वर में 7 अलग अलग स्थानों पर मिट्टी की टेस्टिंग कर सैंपल को लैब भेज दिया है, जिसकी 1 सप्ताह में लैब रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। गौरतलब है कि बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम की तर्ज पर जागेश्वर में भी मास्टर प्लान की कैबिनेट में मंजूरी मिली है। जागेश्वर का मास्टर प्लान सीएम पुष्कर सिंह धामी के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल है। बाकायदा अहमदाबाद की INI कंसल्टेंसी इसका सर्वे भी कर चुकी है। मंदिर का जो मास्टर प्लान बन रहा है उसके रिगार्डिंग काम स्टार्ट हो चुका है, और सबसे पहले किसी भी कंस्ट्रक्शन को करने से पहले जो सॉइल इन्वेस्टिगेशन होती है वो चालू हो चुकी है। और एक्चुअली में हम आए यहाँ पंतनगर रुद्रपुर से आए हैं, और लगभग 7 पॉइंट चिन्हित किए गए हैं। उन जगहों पर सॉइल टेस्टिंग का काम हमारी तरफ से स्टार्ट हो चुका है। अप्रॉक्सीमेटली 7 से 8 दिन का टेन्योर रहता है हमारी इसका रिपोर्ट आने के लिए, और 7 से 8 दिन बाद हम अपनी रिपोर्ट जो कंपनी है उसको। देहरादून में MDDA और सूचना विभाग की ओर से आयोजित हो रहा 9 वर्ष उत्कर्ष कार्यक्रम सफल साबित हो रहा है। महत्वपूर्ण बात यह है कि लोकल फॉर वोकल थीम पर स्थानीय उत्पाद और स्थानीय कलाकारों को बन्नू स्कूल रेस कोर्स में एक बड़ा मंच उपलब्ध कराया गया है। शाम के वक्त आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में आ रहे लोग स्थानीय उत्पाद भी जमकर खरीदारी उसकी कर रहे हैं। हालात ये हैं कि स्थानीय उत्पाद विक्रेताओं के पास खत्म हो रहे हैं और लोगों की डिमांड बढ़ रही है। डीजी सूचना बंशीधर तिवारी ने इस सफल आयोजन पर खुशी जताई है। साथ ही तेजी से बिक रहे स्थानीय उत्पाद और अधिक उपलब्ध हो चुके निर्देश भी दिए हैं कि यह आयोजन वोकल फॉर लोकल का सटीक उदाहरण भी है। अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष भी चल रहा है, तो जो इस तरह के हमारे स्थानीय उत्पाद हैं मोटे अनाज के, उसके लिए भी स्टॉल दिया हुआ हमने। इसके अलावा हस्तशिल्प संबंधी जो उत्पाद हैं उसके लिए भी वहाँ जगह दी हुई है, और जो सांस्कृतिक संध्या हमने दी है वो भी स्थानीय जो हमारे बैंड हैं, स्थानीय कलाकार हैं, उनको तरजीह दिया है। इसके अलावा जो सरकारी योजनाएं हैं और आम जन से जुड़ी हुई हैं उनके प्रचार प्रसार की भी व्यवस्था की है। और कृषि विभाग इस संबंध में कार्रवाई भी कर रहा है कि उनको हम जो स्थानीय उत्पाद हैं उनको मार्केट प्लेस कैसे उपलब्ध कराएं, क्या ई-मार्केट प्लेस पर करें या कोई उनके लिए ऐसी मार्केट डेवलप करें जहां पर उनको स्थान आवंटित किया जा सके। इस स्तर की कार्रवाई भी की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष भी चल रहा है। हरिद्वार ग्रामीण की विधायक अनुपमा रावत की हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के अधिशासी अभियंता से झड़प हो गई, जिसके बाद अनुपमा रावत ने प्राधिकरण ऑफिस में खूब हंगामा किया। काफी देर तक चले हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद अधिशासी अभियंता माधवानंद जोशी ने विधायक से लिखित माफी मांगी, जिसके बाद मामला शांत हुआ। विधायक अनुपमा रावत ने बताया कि उनके क्षेत्र में लोगों को HRDA द्वारा नोटिस दिए जा रहे हैं, जिसकी जानकारी लेने के लिए वे अधिकारी से मिलने पहुंची थी, लेकिन अधिशासी अभियंता माधवाखंड जोशी ने उनके साथ अभद्रता की। विधायक ने कहा कि अधिकारी जनप्रतिनिधियों के साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं तो आम जनता के साथ उनके बर्ताव का अंदाजा लगाया जा सकता है। एक तरीके से देखा जाए भ्रष्टाचार का ये एक अड्डा सा बन गया है। मैं सचिव महोदय के पास आई थी। मेरे क्षेत्र में जो गरीब वर्ग है, जो 40-40 साल पुराने, सचिव महोदय कहते हैं जी 2021 के बाद हम ये रूल लाए। तो मुझे बताइए, जिनके मकान 40-40 साल पुराने बने हुए हैं उनको नोटिस क्यों उनके घरों में चस्पा किए जा रहे? मैं उस बात को लेकर सचिव महोदय के पास आई, वो बैठे नहीं थे। मैंने उनके ही चपरासी भाई जो बाहर बैठे थे उनसे कहा, भैया ज़रा बताइएगा एक्शन महोदय का दफ्तर का है, मैं उनसे अपने क्षेत्र के काम के स्टेटस जान लूँ। मैं अंदर गई, जिस तरीके का उनका रवैया था, बहुत गलत तरीके से बात की। और उसके बाद ये मेरे साथ इन्होंने आवाज़ सुनी, इतनी चिल्लाने की थी कि नीचे तक के लोग ऊपर आ गए। इन्हें देखिए गुटका सब मुंह में भर के और सामने भर के ऐसे हाथ में डाल के खा रहे। एक तरीके विधायक जी ने भी मुझसे फ़ोन से संपर्क किया गया, तो
मतलब किसी भी आम जो हमारा एक सम्मानित प्रतिनिधि होते हैं या आम जनता आती है तो उनके साथ हमारा व्यवहार अच्छा होना चाहिए। और जो हमारे अधिशासी बनता है उनसे मैंने कहा कि भाई इस तरह की नहीं करनी चाहिए, तो उन्होंने एक जो एक्ट किया उन्होंने उसके लिए माफ़ी मांग ली है, क्षमा कर दी है और लिखित में माफ़ी मांगी, तो उससे ये प्रकरण समाप्त हो गया है। वो कानून सम्मत है, वो जो भी है। यदि 40 साल पुराने नोट है कोई निर्माण तो उसकी जांच करेंगे हम लोग। जांच में यदि ये पाया जाता है कि गलत नोटिस जारी किए हुए हैं पुराने निर्माण, तो उसमें तो कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अपने कैंप कार्यालय में उद्यान विभाग की समीक्षा बैठक ली। बैठक के दौरान मंत्री जोशी ने उद्यान विभाग में चल रही केंद्र और राज्य पोषित योजनाओं की स्थिति की जानकारी ली और कुछ सख्त दिशा निर्देश भी दिए। गणेश जोशी ने कहा, केंद्र और राज्य सरकार की लाभकारी योजनाओं का लाभार्थियों को भुगतान अधिक से अधिक डीबीटी के माध्यम से किया जाए। मंत्री ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए हैं कि बाहरी नर्सरी के बजाय स्थानीय नर्सरी विक्रेताओं को प्रथम प्राथमिकता दी जाए। मंत्री ने अधिकारियों को शीघ्र एसओपी तैयार करने के निर्देश दिए हैं। समय पर किसानों को पौध उपलब्ध कराने के निर्देश भी गणेश जोशी ने अफसरों को दिए हैं। धामी सरकार का संकल्प है कि 2025 में जब हमारा राज्य 25 साल का होगा, हम हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में अपने उत्पाद को हम दुगना करेंगे। उसके लिए लगातार हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हमने इस बार 12,05,000 पौधे हमने सेब के दिए, 2,12,000 पौधे हमने कीवी के दिए, 1,24,000 पौधे हमने आड़ू के दिए हैं, 1,12,000 पौधे हमने प्लम के दिए हैं। धामी चारधाम यात्रा अच्छे तरीके से चल रही है, ये कहना है परिवहन अधिकारी सुनील शर्मा का। सुनील शर्मा के मुताबिक पिछले साल चारधाम यात्रा में मात्र 20,207 ग्रीन कार्ड बने थे और इस बार अभी मात्र 2 महीने में लगभग 21,000 ग्रीन कार्ड बन चुके हैं। इसी दौरान यदि गाड़ियों के ट्रिप की बात करें तो पिछले वर्ष चारधाम सीजन में लगभग 49,393 ट्रिप लगी थी, लेकिन वहीं इस बार सिर्फ मात्र 2 महीने में ही 36,000 से भी ज्यादा ट्रिप लगा चुके हैं, जो कि लगभग पिछले वर्ष की तुलना में 65 से 70% अधिक है। चारधाम यात्रा 2023 में आपको बताना चाहूँगा कि बहुत अच्छी तरीके से चल रही है और जिसमें बहुत ज़्यादा यात्री भी आ रहे हैं इस बार। इसका एक आंकड़ों के हिसाब से अगर देखा जाए तो पिछली बार पूरे चारधाम यात्रा के सीज़न में मात्र 20,207 ग्रीन कार्ड बने थे। इस वक्त हमारे पास 2 महीने में ही लगभग हमारे पास 21,000 के लगभग ग्रीन कार्ड बन चुके हैं। इसी दौरान इसको ये भी बताना चाहूँगा, जहाँ तक गाड़ियों के ट्रिप के सवाल हैं, तो पूरे चारधाम सीज़न में पिछले साल जो ट्रिप लगी थी वो लगभग 49,393 ट्रिप लगी थी, लेकिन इस बार सिर्फ मात्र 2 महीने में ही हम 36,000 से ज़्यादा ट्रिप्स लगा चुके हैं, जो कि लगभग 65 से 70% होता है। और ऐसा हमारा अनुमान है कि अगले महीने के अंदर ये रिकॉर्ड भी टूट जाएगा जो पिछले। अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सभी विकास खंडों में 748 पात्र हैं, जिसमें ग्रामीणों को इस योजना से जोड़ा गया है। साथ ही अटल आवास योजना का भी ग्रामीण जनता को लाभ दिया जा रहा है। मुख्य विकास अधिकारी अंशुल सिंह ने बताया है कि जनपद में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को देने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। जिले में इसके लिए सर्वे की गया है, जिसके अनुसार कई लोगों के आवास बन चुके हैं और कई के बन रहे हैं। साथ ही अटल आवास योजना के लिए भी कार्य गतिमान है। इसमें हमारा 748 टारगेट था, जिसमें हमने 747 सैंक्शन कर दिए थे। एक क्योंकि वो अपना मकान खुद बना चुके थे तो उन्होंने फिर अपनी वो रिटर्न कर दी थी। इसमें से हम लोग ऑलमोस्ट 741 में इंस्टॉलमेंट हम फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दे चुके हैं, 261 में सेकंड इंस्टॉलमेंट दे चुके हैं और 2 में थर्ड और 2 हमारे कंप्लीट भी हो चुके हैं। तो अभी प्रधानमंत्री आवास योजना की बाय एंड लार्ज हमारी स्थिति ठीक चल रही है। अब इश्यूज़ ये आ रहे हैं जो हमारे पास, जो हमारा ऑलरेडी पेंडेंसी लिस्ट है वो बहुत ज़्यादा है। तो जब हमारे स्लॉट्स खुलेंगे और हमारे पास नए आवेदन जो हमारे ऑलरेडी पेंडिंग चल रहे हैं, पहले हम उनको कंप्लीट करेंगे। अभी एक जो सर्वे था, जैसे आपको पता ही है 19-20 में हुआ था, उसके अनुसार हमारी लिस्ट बनी हुई है, तो उसी में अभी लिस्ट में हम संशोधन नहीं कर सकते। ऑल्दो कुछ केसेस में हमें लगा है ज़रूरत है, तो हमने भारत सरकार को भी लिखा है कि कुछ संशोधन।
काशीपुर शहर का एलडी भट्ट सरकारी अस्पताल बदहाल है। अस्पताल में इन दिनों डॉक्टरों की भारी कमी है। अस्पताल में डॉक्टरों के पदों की संख्या 30 से 32 है, लेकिन तैनाती नाम मात्र के डॉक्टरों की है। अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर खेम पाल खुद इस बात को स्वीकार करते नजर आए कि अस्पताल में स्टाफ की भारी कमी है। उनका यह भी कहना है कि शासन को इस बाबत कई बार लिखा जा चुका है। फिलहाल सरकार ने जैसी सुविधाएं मुहैया कराई हुई हैं, उससे ये काम चलाया जा रहा है। काशीपुर वाक्य में ये बहुत बड़ा अस्पताल ड्रेनेज यहाँ पे काफ़ी यूपी बॉर्डर से भी लगता हुआ, पूरा रामनगर से पहाड़ का क्षेत्र से पूरा यहाँ पे मरीज बहुत ज़्यादा आते हैं। और यहाँ पे हमारे यहाँ पे विशेषज्ञ डॉक्टर ज़्यादातर कमी है। फिजिशियन नहीं है हमारे पास, ऑर्थोपेडिक सर्जन नहीं है, आई सर्जन नहीं है हमारे पास, तो हमें बड़ी परेशानी होती है इस चक्कर में ना मरीज को। तो जितनी सुविधा वो सुविधा यहाँ पे पूरी मिल रही है। देहरादून में नगर निगम में स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत और नई लाइटों के लगाने का काम ठप हो गया है। भुगतान नहीं होने के कारण कंपनी ने हाथ पीछे खींच लिए हैं। ऐसे में जिन वार्ड में स्ट्रीट लाइट खराब ही थी या बदली जानी थी, वहां के लोगों को फिलहाल अंधेरे में रहना पड़ेगा। देहरादून के महापौर सुनील उनियाल गामा ने बताया है कि शहर की स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था EESL कंपनी को सौंपी थी, लेकिन शिकायत मिलने के बाद नगर निगम की ओर से कंपनी का भुगतान रोक लिया गया। महापौर सुनील उनियाल गामा का कहना है कि मेंटेनेंस का काम EESL से हम लेकर किसी अन्य कंपनी को देने जा रहे हैं। हमारा जो लाइट का काम है हमने EESL को दे रखा है, और EESL ने आगे आस्था को जो है मेंटेनेंस के लिए दे रखा है। तो मेंटेनेंस से आस्था वालों का जो पैसा है EESL वालों ने उनका भुगतान करना है। हमारा जो निगम से भुगतान है EESL को हम लगातार भुगतान कर रहे हैं, और हमारे स्तर पे वो नहीं है। अगर ये इसके आस्था वालों और EESL वालों का नहीं होगा तो वो हम इसको जो है जो मेंटेनेंस का काम है इसको EESL से लेकर जो है किसी और को देंगे, ताकि ये शहर की जो हमारी लाइटों की व्यवस्था ये ठीक हो सके। और जो लगातार जो शिकायतें आ रही हैं, क्योंकि पिछले साल बरसात में शिकायत आई थी और वो नैनीताल में पुलिस ने सत्यापन अभियान चलाया, जिसके तहत पर्यटन व्यवसाय से जुड़े घोड़े चालक, होटल गाइड, टैक्सी चालक और अलग अलग क्षेत्र में कार्य कर रही बाहरी लोगों का पुलिस ने सत्यापन किया। वहीं नैनीताल कोतवाल धर्मवीर सोलंकी ने बताया कि पर्यटन व्यवसाय से जुड़े बाहरी लोगों का सत्यापन किया जाना है, ताकि नैनीताल आने वाले पर्यटकों के साथ कोई लूट खसोट ना कर सके। कोतवाल ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति बिना सत्यापन के पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के साथ ही 10,000 का चालान किया जाएगा। कल हमारे द्वारा जो है फंड हटाने की कार्रवाई की थी। आज हमारे द्वारा जितने भी घोड़ा स्टैंड वाले हैं, जितने भी टैक्सी वाले हैं, जितने भी टूरिस्ट गाइड हैं और फड़ वाले हैं, इन सब लोगों का एक ड्राइव के तहत अभियान चलाया जा रहा है। और आज हम इनका सत्यापन कर रहे हैं, और जिन्होंने सत्यापन नहीं कराया है उनका हम 10,000 रुपये का चालान की कार्रवाई करवाई जा रही है। तथा जो उत्तराखंड स्टेट के बाहर के रहने वाले हैं, ये उनकी खुद की जिम्मेदारी है कि वो वहाँ से सत्यापन करा के लाएंगे। हम उनको यहाँ सत्यापन नहीं करेंगे। जो सत्यापन के बिना पाया जाएगा उसके खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई की जाएगी। कल हमारे मसूरी के वुड स्टॉक स्कूल के धोबी घाट के जंगल में एक अज्ञात युवक का शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने मसूरी पुलिस को अज्ञात शव की सूचना दी। मसूरी पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों के मुताबिक सुबह के समय क्षेत्र में पेयजल की समस्या को लेकर लाइनमैन द्वारा पानी की लाइनों को चेक किया जा रहा था। वह लाइन को देखते हुए जंगल की तरफ चला गया। वहां पर उसने अज्ञात युवक का शव पड़ा हुआ देखा। शव देखकर लाइनमैन के होश उड़ गए। उसने तुरंत आकर स्थानीय लोगों को शव के बारे में जानकारी दी। स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और घटना की सूचना पुलिस को दी गई। हरिद्वार में एक बार फिर कच्ची शराब के खिलाफ आबकारी विभाग का अभियान जारी है। आबकारी विभाग की टीम ने पथरी क्षेत्र के गांव केदारपुर में कच्ची शराब की भट्टियां नष्ट करते हुए भारी मात्रा में कच्ची शराब बरामद की है। मौके से शराब तस्कर फरार हो गए हैं। पथरी शराब कांड के बाद आबकारी विभाग लगातार कच्ची शराब के खिलाफ कार्रवाई में जुटा हुआ है। जिला आबकारी अधिकारी प्रभा शंकर मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में केदारपुर गांव में पथरी नाले के पास अलग अलग स्थानों पर लगभग हजारों लीटर लहन नष्ट किया गया और कच्ची शराब के साथ अवैध शराब बनाने वाली भट्टियां भी नष्ट की गई हैं।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।